सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लेकर आते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज भी हम 3 जनवरी 1940 का बाबा साहब का स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं, जो 1940 में दूसरी कॉन्फ्रेंस होती है स्वतंत्र लेबर पार्टी की। उसमें बाबा साहब क्या कुछ संबोधित करते हुए ये कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सामान्य साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें, आज अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने यहाँ पर कह दी है। यदि आप अध्यापक हैं तो आपको तो जरूर पूरा वीडियो वॉच करना चाहिए। आपको भी जानने की निश्चित रूप से उत्कंठा होनी चाहिए कि बाबा साहब ने अध्यापकों के लिए क्या कुछ कहा है। तो यदि आप अध्यापक हैं तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, और हर अध्यापक तक, यदि आप अध्यापक नहीं हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि जो भी टीचर्स हों उन तक ये वीडियो शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। यदि आप अध्यापक हैं तो अपने अध्यापक साथियों के पास भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है महारों की माफी, जमीन और महारों की बस्ती गुलामी की निशानियां हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय के इर्द गिर्द रहने वाला है आज का बाबा साहब का ये स्पीच, और साथ ही साथ अध्यापकों को लेकर बड़ी बात बाबा साहब ने यहाँ पर कही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 274 से आज का स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं, 274 से 276 तक। स्वतंत्र लेबर पार्टी की दूसरी परिषद 3 जनवरी 1940 की दोपहर में सातारा जिले के मेडे गांव में हुई थी। सभा का स्थान अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देना तय हुआ था। पहली जो परिषद हुई थी वो 2 जनवरी 1940 को, जस्ट पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आप तक ला चुके हैं। सभा से पहले गाजे बाजे के साथ बड़ा जुलूस निकालकर अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सभा स्थान पर लाया गया। स्तवन और स्वागत के पद गाने के बाद सभा के कामकाज की शुरुआत हुई। स्वागत अध्यक्ष मान्यवर सावंत के भाषण के बाद भी जावले ने डॉक्टर बाबा साहब से विनती की कि वे अध्यक्ष पद स्वीकार करें। उनकी सूचना का मान्यवर दवाले और मान्यवर रोकड़े ने समर्थन किया, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष की सेहत ठीक ना होने के कारण उन्होंने पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी के नासिक के माननीय भाऊराव गायकवाड़ से पहले भाषण देने की विनती की। उन्होंने कहा, कल हुई दुर्घटना में हमारे परम पूज्य नेता डॉक्टर बाबा साहब को काफ़ी चोटें आई हैं। ऐसे में अन्य नेताओं की तरह अनिवार्य कारणों की दलील देकर वे सभा में अनुपस्थित रह सकते थे, लेकिन आप सब निराश ना हो, इसलिए अपने परिचितों दोस्तों का कहना न मानते हुए वे आज परिषद में उपस्थित हुए हैं। ये बाबा साहब का त्याग और समर्पण बलिदान है। सामान्य साथियों, हमने 2 जनवरी 1940 के स्पीच में आपको बताया था किस तरह से रास्ते में जाते समय बाबा साहब का एक्सीडेंट हो गया था। बाबा साहब के काफ़ी चोटें लगी थीं, लेकिन बावजूद इसके मरहम पट्टी करवाने के बाद में अस्पताल से सीधे बाबा साहब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और अपना स्पीच भी देते हैं। उसके बाद आज अगले दिन ये बाबा साहब का स्पीच यहाँ पर होना है। लेकिन बाबा साहब, सोच कर देखिए, बाबा साहब की जगह पर अगर कोई सामान्य इंसान होता तो निश्चित रूप से वो ये कहकर मना कर देता कार्यक्रम में आने से कि हमारा तो एक्सीडेंट हो गया है, हम कैसे आ पाएंगे। तो इस तरह से ये बहाने न बनाते हुए समाज को निराशा ना हो, इसलिए बाबा साहब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, और इसी त्याग, समर्पण, बलिदान की बदौलत आज हम स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। सामान्य साथियों, इसलिए हम बाबा साहब यहाँ पे कहते हैं कि हम जैसे गरीबों के नेता बनना सुखावा नहीं होता। आप सभी को एहसास होगा कि हमारे लिए उन्हें सिर हथेली पर रखकर संघर्षरत रहना पड़ता है। पिछले हफ्ते में एक के बाद एक 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपने कार्यक्रम में कहीं कोई रुकावट नहीं आने दी। हम सभी को उनके इस वर्ताव से क्या ये पाठ नहीं लेना चाहिए कि राह में चाहे कितने ही संकट क्यों ना हो, हमें कभी हार कर पीछे नहीं लौटना है।
सामान्य साथियों, बाबा साहब का ये स्पीच बेहद मोटिवेशनल है, प्रेरणाप्रद है और इसलिए मेरा फिर एक बार निवेदन है, पूरा वीडियो अंत तक वॉच करने के बाद ये जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि लोगों के पास प्रमाण के रूप में बाबा साहब का ये प्रमाण रहे कि किस तरह का त्याग और समर्पण बाबा साहब करते थे। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के श्री अनंतराव चित्रे से भाषण करने के लिए कहा गया। माननीय चित्रे के भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, बहनों, मेहमानों, भाइयों, आज मनमाफिक भाषण करना मेरे लिए संभव नहीं है। आज की सभा रंगहीन होने का समय आया था, लेकिन भगवान की कृपा से अब वह टल गया है। इसके बावजूद मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे समय सम्माननीय भाऊराव गायकवाड़ और श्री चित्रे देवदूत की तरह ही मुझे मिले। ऐन समय पर दौड़ते हुए आकर भाषण देने की मेरी जिम्मेदारी को उन्होंने हल्का किया है। उनके इस काम के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब मैं महार वतन और सतारा के स्पर्श छात्रों के छात्रावास के बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पूर्व श्री डवाले के आज के भाषण के बारे में मैं पहले सोचना चाहता हूँ। श्री डवाले ने आज की परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री सावंत की परोक्ष रूप से थोड़ी आलोचना की है। श्री सावंत के काम के बारे में मैं जानता हूँ और उन्होंने जो काम किया है वह अमूल्य है। भरी सभा में कहा गया कि अखबार में उनका नाम नहीं छपता, इसलिए उनके काम का ऊर्जा कम है। ऐसा भरी सभा में कहा गया। इस बारे में मैं खुद अपना उदाहरण आपको देने वाला हूँ। बाबा साहब किसी भी बात को अगर जवाब देना होता था तो पीछे जाकर नहीं देते थे, बल्कि स्पष्ट रूप से भरे सभा में आए हुए प्रश्न, आई हुई आलोचना का सीधा सटीक जवाब देते थे। ये हम महसूस कर पा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, इस बारे में मैं खुद अपना उदाहरण आपको देने वाला हूँ। पिछले 2.25 सालों में विधिमंडल में मैंने केवल 4 ही भाषण किए हैं। विधिमंडल में मैंने कभी सवाल भी नहीं पूछे। अनुपस्थित सदस्यों में भी मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। ऐसे में माननीय उबाले की नज़र में माननीय सावंत से भी अधिक गया गुजरा ठहरूंगा मैं, है ना। विधिमंडल में कुल 175 सदस्य हैं। वे विभिन्न पक्षों के हैं। सभी पक्षों के सभी सदस्य वहाँ भाषण तो नहीं करते, वहाँ चुनिंदा लोग चुनिंदा भाषण देते हैं। विधिमंडल में कांग्रेस के 92 सदस्य हैं। अगर माननीय उबाले को ये पता होता कि उनमें से कितने लोग भाषण देते हैं तो वे माननीय सावंत की आलोचना नहीं करते। श्री सावंत ने पिछले 2.25 सालों में क्या क्या किया है, बाबा साहब यहाँ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बिना प्रमाण के कभी कोई बात बाबा साहब नहीं करते हैं। ये खास बात है और यही हम सभी को सीखने की जरूरत है कि हम जब कभी कहीं अपनी बात को रखें, प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ रखें। बाबा साहब कहते हैं, माननीय श्री सावंत ने पिछले 2.25 सालों में 1 क्लर्क, 6 तलाठी, 11 चपरासी, 21 स्कूल मास्टर, 67 पुलिस और 6 अध्यापिकाएं और 19 पोस्टमैनों को नौकरियां दिलाई। उनका ये काम क्या कम महत्वपूर्ण है? महारों पर स्पर्शियों को खुन्नस है। महारों पर स्पर्शियों का खुन्नस है। कहा जाता है कि महार शिकायतें करते हैं। ऐसी स्थितियों में 131 महारों को नौकरियां दिलाना क्या कम महत्वपूर्ण काम है? ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद माननीय उबाले इस प्रकार की शिकायत करते हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि सतारा के स्पर्श छात्रावास की मदद करने का जो वचन उन्होंने दिया था, क्या उन्होंने उसका पालन किया है? मंदिर पर कलश चढ़ाने की जिनकी इच्छा हो, कम से कम उन्हें तो मंदिर की नींव नहीं खोद डाली चाहिए। घातक आलोचना कर उनकी कमियां गिनाने से क्या मिलेगा? अब हम महारों की माफ़ी जमीन के बारे में सोचते हैं। बादशाह कहते हैं, हमने अपने पैरों में बंधी माफ़ी जमीन की बेड़ी तोड़ने के अलावा अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। माफ़ी जमीनें हैं तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। इसलिए इन वतनों को ख़त्म कर देना होगा। हर महारों की बस्ती इंसानों का पांजरोपोल है। महारों का वतन और उनके रहने की जगह यानी महार बस्ती परंपरा से चली आ रही गुलामी का प्रतीक है। वे नष्ट होनी चाहिए। स्पर्शियों द्वारा उन्हें खत्म करने का भले विरोध हो, लेकिन नए स्वराज में इन्हें नष्ट करना ही होगा।
इन्हें नष्ट किए बगैर मैं नहीं रहूँगा, लेकिन वतन नष्ट होने तक उसकी बेड़ियाँ ढीली करने की कोशिशें हमें करते रहना होगा। आंदोलन कर अपने पर चढ़ाए गए अतिरिक्त लगान के बोझ को हमें बंद कराना होगा। जो गांव के कामगार हैं उन्हें तनख्वाह नौकरी पर रखना चाहिए तनख्वाह नौकरी पर रखना चाहिए। गांव से बाहर के कामों के लिए उन्हें 8 आने की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। 6 महीनों में गांव कामगारों की शिकायतें अगर हल नहीं की गई तो गांव कामगारों को चाहिए कि वे पूरे इलाके में हड़ताल कर देनी चाहिए। बाबा साहब यहाँ बहुत ही संवैधानिक रास्ता सुझाया करते हैं। जब कभी आपकी समस्या का समाधान ना हो तो आप हड़ताल कर सकते हैं। ये हड़ताल करना एक संवैधानिक तरीका होता है, संवैधानिक रास्ता होता है। बाबा साहब कहते भले कुछ हो, आप अपनी जमीनें न छोड़ें। अब हम माननीय सावंत द्वारा सतारा में चलाए जा रहे अस्पृश्य छात्रावास के बारे में सोचते हैं। आंदोलन करते हुए हम इस अस्पृश्य नेताओं की हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। इस बात को जरा बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्तमान दौर हो चाहे उस समय का दौर हो, जब हमारे समाज के लोग आंदोलन करते हैं तो आखिर उनकी दयनीय स्थिति क्यों हो जाती है। बाबा साहब कहते हैं कि आंदोलन करते हुए हम अस्पृश्य नेताओं की हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। अन्य वर्गों के राजनीतिक नेताओं का इतना बुरा हाल कभी नहीं होता। मिस्टर जिन्ना कभी छात्रावास चलाने के झमेले में कभी पड़ेंगे नहीं। हम अस्पृश्यों को आंदोलन करते हुए बहुरूपी बनना पड़ता है। बाबा साहब कहते हैं हर जगह मारे मारे घूमना पड़ता है, हमें छात्रावास बनाने पड़ते हैं, टुंडे की पत्नी को उसे हर रोज नहलाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ही हमारी गत होती है। इस बारे में आप में से अध्यापकों पर मेरा कटाक्ष है। अध्यापकों पर बाबा साहब ने क्या कटाक्ष किया है, अब निश्चित रूप से जो साथी हमारे अध्यापक साथी होंगे वो इस बात की उत्कंठा लिए यहाँ तक वीडियो को वॉच किए होंगे कि आखिर बाबा साहब ने अध्यापकों के बारे में क्या कुछ कहा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि वे पढ़े लिखे होते हैं। अध्यापकों के बारे में कहते हैं वे पढ़े लिखे होते हैं, हमारे आंदोलन के कारण उन्हें नौकरियां मिलती हैं। मेरा उन पर आरोप है कि इसके बावजूद वे बेफिक्र रहते हैं। ये बाबा साहब का आरोप अध्यापकों पर है और वर्तमान में यदि अध्यापक निश्चित रूप से यूँ कह सकते हैं कि यदि अध्यापक सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़े तो डॉक्टर अंबेडकर मिशन को बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आरोप बाबा साहब ने 1940 में अध्यापकों पर लगाया। क्या वर्तमान दौर में भी ये आरोप सही साबित हो रहा है? काफ़ी हद तक सही साबित हो रहा है या सही मायने में सभी अध्यापक डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? इस संबंध में हम आपकी प्रतिक्रिया को जानना चाहेंगे, आपका रिस्पांस जानना चाहेंगे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप ही कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान दौर में क्या अध्यापक डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं या नहीं। किसी के मन में सवाल उभर सकता है, सतारा में माननीय भाऊराव पाटिल का एक छात्रावास जब है, सावंत के दूसरे छात्रावास की जरूरत क्या है? लेकिन इसका जवाब बेहद आसान है। माननीय पाटिल के छात्रावास से बाहर निकलने वाले अस्पृश्य छात्र भीष्म द्रोण की तरह, अर्थस्य पुरुषोदासा की तरह गुलामी की मानसिकता वाले नहीं होंगे। जाहिर है कि वे कच्छ की तरह होंगे। हमारे छात्रों की संपत्ति का गुलाम नहीं होना चाहिए। हमारे छात्रों को संपत्ति का गुलाम नहीं होना चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसलिए माननीय सावंत के छात्रावासों जैसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। आज का स्पीच सम्मानित साथियों यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न मैंने पहले ही पूछ लिया है कि अध्यापकों के बारे में बाबा साहब ने एक आरोप लगाया है कि अध्यापक बेफिक्र क्यों रहते हैं, जबकि हम उनके लिए आंदोलन करते हैं और हमारे आंदोलन की वजह से ही उन्हें नौकरी मिली है। वर्तमान में दौर में एक प्रश्न है कि जितने भी अध्यापक हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं जिनमें रिजर्वेशन के थ्रू हमारे शिक्षक साथी आए हैं, बाबा साहब अगर ना होते तो एक भी नौकरी ये नहीं होती। ये इस बात से आप सभी सहमत हैं। और जब बाबा साहब की बदौलत हम सभी को शिक्षा मिली, हम सभी को नौकरी मिली, तो फिर विचार करने की आवश्यकता है कि जिनकी वजह से हमें सब कुछ मिला, मान सम्मान स्वाभिमान मिला, तो ऐसे में
क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करें? निश्चित रूप से ये कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य के प्रति हम सभी सचेत होंगे। आज के स्पीच सुनने के बाद जरूर जागरूक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।